Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC NET पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए आज हम कम्युनिकेशन यूनिट के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इन सवालों से आपका 100% कम्युनिकेशन का रिवीजन हो जाएगा। आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूं जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में बहुत मदद करेगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स फिर सेशन को शुरू करते हैं। Which of the following mass media is considered less expensive and more effective than others for educational communication for non-literates? So यहाँ पर कहा है जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो एजुकेशनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के हिसाब से सबसे अच्छा मास मीडिया का तरीका कौन सा है? टेलीविजन, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव यानी कि सस्ता तरीका भी पूछा है। टीवी तो बहुत महंगा होता है, तो ये तो गलत है। रेडियो, न्यूज़पेपर भी नहीं क्योंकि यहाँ पर अनएजुकेटेड लोगों को बोला है जो नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो न्यूज़पेपर वो पढ़ नहीं सकते। फिल्मों से वो कितना सीख लेंगे, तो फिल्म्स भी गलत है। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रेडियो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है कम्युनिकेशन का जिसमें कोई एक पर्सन मैसेज डिलीवर करता है जिसको हम सेंडर बोल सकते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को वो एक साथ क्या करते हैं, मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जितने भी चारों टाइप्स हैं ये सभी आपके मास मीडिया के अंदर आते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते, बेस्ट तरीका है रेडियो। आगे बढ़ने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 की तैयारी अगर आप एग्जाम के लेवल और पैटर्न के हिसाब से करते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में। एंड इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं जहां पर हम डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। साथ ही आपको PYQs हम टॉपिक वाइज एंड यूनिट वाइज प्रोवाइड करवाते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत बार आते हैं। इसके लिए न्यू बैच हमारा 27 मई से स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड पीरियड है स्टूडेंट्स, लिमिटेड टाइम है आपके एग्जामिनेशन में, तो ये जरूरी है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस, फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आपके सामने इंग्लिश, बायलिंगुअल, हिंदी सेपरेट कोर्सेज होंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, लाइव क्लासेस आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। यकीन रखिए हमारा कि अगर आप आने वाले इस टाइम में भी इन मॉक टेस्ट को, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर करने से। आप सभी को इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है। स्टेटमेंट 1 बोलती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति अगर किसी एक दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है। अगर यहाँ पर आपके पास इंट्रापर्सनल लिखा होता तो मतलब एक व्यक्ति अपने आप से बात कर रहे हैं, जैसे मन में कुछ विचार आते हैं, किसी गाने को आप गुनगुनाते हो, रिहर्सल करते हो, वो सब चीजें। तो यहाँ पर इंटरपर्सनल बोला है। इट कैन बी मेडिएटेड और अमेडिएटेड, ठीक है। इसमें यानी कि हमारे पास किसी भी एक मीडियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। One on its part, mostly mass communication need not be mediated. इसके साथ ये भी बोला गया है कि मास कम्युनिकेशन में किसी मीडियम की भी जरूरत नहीं होती। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। मास कम्युनिकेशन हमने अभी पढ़ा, उसमें मीडियम की तो जरूरत है। अब रेडियो है, रेडियो अगर एक मास कम्युनिकेशन का तरीका है तो आपके पास रेडियो भी तो होना चाहिए, सिग्नल भी तो पकड़ना चाहिए, तो ये सब चीजें जरूरी है। तो मेडिएटेड मीडिया होना बहुत जरूरी होता है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है एंड सेकेंड फॉल्स है। In the communication process, when the sender and receiver interchange their roles in respect of sending and receiving the message, it is called what? So simple सा question है। देखिए इसमें कहा है जब कम्युनिकेशन के दौरान एक सेंडर और रिसीवर, सेंडर कौन हुए? जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, जैसे अभी सेंडर कौन है? मैं हूं, और आप सभी मेरे स्टूडेंट्स कौन हो? रिसीवर्स हो, ठीक है। एंड इसमें बोला है कम्युनिकेशन के दौरान जब सेंडर और रिसीवर अपने रोल्स इंटरचेंज करते हैं, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स जब सेंडर बन जाएंगे और मैं जब उनकी बात को सुनूंगी, रिसीवर बन जाऊंगी, तो उसमें हम उस बात को क्या बोलते हैं? ये कौन सा मॉडल है? यूनिवर्सल मॉडल? नो। ट्रांजैक्शनल मॉडल, सिंगुलर फ्लो मॉडल, या फिर
प्लूरलिस्टिक मॉडल। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम ट्रांजैक्शनल मॉडल बोलते हैं। अब देखिए बैंक स्टेटमेंट्स और बैंक ट्रांजैक्शन आपने सुनी होगी ये टर्म, ठीक है। सो बैंक ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक जगह से अगर हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं से रिसीव भी कर रहे हैं, फिर कहीं से ट्रांसफर कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन अगर चल रहा है, सेंडिंग और रिसीविंग दोनों चीजें अगर हो रही हैं, तो उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। सिमिलरली कम्युनिकेशन में इसको ट्रांजैक्शनल मॉडल कहा जाता है। ओके, या फिर हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम कर सकते थे एग्जाम में कि जब सेंडर रिसीवर बन जाते हैं और जब रिसीवर सेंडर बन जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम फीडबैक भी बोल सकते हैं। Which of the following are the criteria for public service communication? Okay, so यहाँ पर सार्वजनिक सेवा संचार की बात की गई है। सिंपल से लैंग्वेज में हम इसको पब्लिक कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। पर्सनल बायस यानी कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। जब भी कम्युनिकेशन में हम पूर्वाग्रह की बात करते हैं, मतलब अगर एक पर्सन सामने से आ रहे हैं और मैंने पहले ही बोल दिया कि ये मुझे ना थोड़ा अकड़ू लग रहा है, मैं इनसे बात नहीं करूंगी, तो जब भी पर्सनल बायस या पूर्वाग्रह कम्युनिकेशन में होता है तो वो एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। आइडियोलॉजिकल स्लैंट यानी कि वैचारिक झुकाव, अपने विचार, अपने जो लेवल है, किसी सोच सबकी अलग होती है, वो किसी के सामने रखना, वो चीज भी कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं बना सकती, तो ये वाला कोई ऑप्शन भी गलत है। एक्यूरेसी यानी कि जो बात मैं कर रही हूं बहुत जरूरी है कि वो बिल्कुल सटीकता से मैं प्रेजेंट करूं, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन किसी को दूं। कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी कि व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देना, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी बात रखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन बोलता है सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स। हर एक व्यक्ति से जो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सोच, जिनके ओपिनियन, जिनकी राय, जिनके तथ्य आपस में मिलते हैं, तो उनमें सेपरेशन होती है, अलग विचारधारा सबकी होती है। इस चीज को अगर हम समझ जाते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है सार्वजनिक सेवा संचार का, इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो सी, डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। द सेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड्स। अब देखिए सेंडर कौन होते हैं, मैसेज डिलीवर करने वाले। सेम क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी पूछा गया है, ये मार्च 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, ठीक है। सेंडर की जगह इस क्वेश्चन में बोला गया था एनकोडर। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि जो सेंडर है, जो मैसेज डिलीवर करने वाले होते हैं, उनको हम एनकोडर भी बोलते हैं, और जो मैसेज रिसीव करने वाले होते हैं, जैसे अभी मैं एनकोडर हूं, मैसेज क्या है, मैसेज मेरा ये क्वेश्चन है, और आप रिसीव कर रहे हो तो आप कौन हो, आप सभी डिकोडर हो, राइट। सो दी सेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड। अब मैं आप लोगों के लिए सेंडर हूं, कम्युनिकेशन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरप्टिंग द रिसीवर टू क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स इमीडिएटली। मैं आपको कुछ समझा रही हूं, अगर आपको गलतफहमी हो रही है उस बात से, तो मैं एकदम आपको टोक कर उसको बीच में ही रोक कर उसको सही करूं, ये गलत है। इंश्योरिंग द मैसेज इज क्लियर, मैं पहले ये चीज की सुनिश्चित इस चीज को कर लूं कि मैसेज जो मैं दे रही हूं, नॉलेज जो मैं दे रही हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, कंप्लीट है, आधा ज्ञान मैं नहीं दे रही हूं। अंडरस्टूड बाय रिसीवर, कि जिस लेवल पर आप पढ़ना चाहते हो, जिस लेवल का नॉलेज आपको चाहिए, मैं उस लेवल पर आपको समझा रही हूं ताकि आप उस चीज को समझ जाओ। तो ये एक सेंडर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अवॉइडिंग फीडबैक फ्रॉम रिसीवर टू इंश्योर मैसेज इंटीग्रिटी। आप लोगों का फीडबैक क्या होगा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो कमेंट कीजिए, मैं उसको हमेशा रिप्लाई करके अप्रिशिएट करती हूँ। तो अगर मैं उस चीज को अवॉइड करूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता आपके फीडबैक से, अगर मैं ऐसा सोचूं तो एक अच्छी सेंडर मैं नहीं हूं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। यूजिंग टेक्निकल jargon whenever possible to demonstrate expertise। मुझे आप लोगों से थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा नहीं, बट इस फील्ड में हो सकता है थोड़ा ज्यादा है क्योंकि मैं बहुत समय से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स इतना टफ लेवल पर आपको पढ़ाऊं कि आप समझो ही ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, डी सॉसर लेबल्ड लैंग्वेज एज अ व्हाट। सो डी सॉसर ने भाषा को क्या कहा है, टेक्निकल कोड, नो। प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस, चिन्हों का प्रचुरता, चिन्हों की प्रचुरता कहा है उन्होंने, ठीक है। तो इसको आपने एज इट इज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है।
The arrival of interactive communication technologies has been described as what? So interactive technology क्या होती है? जिससे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे एक टेक्नोलॉजी पहले देखिए वेबसाइट्स होती थी, टीवीज होते थे, जहां पर हम सिर्फ बैठ के देखते थे, हम क्या चाहते हैं हम ये नहीं बोल सकते थे। लेकिन अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो है वो इंटरैक्टिव हो चुकी है। जैसे लाइव क्लासेस हम लेते हैं, लाइव क्लासेस में आपको क्या दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत है, आप क्या पूछना चाहते हो, उसका इमीडिएट रिप्लाई मैं करती हूँ, तो इंटरैक्टिव होती है, इंटरेक्शन हमारी होती है। सो जब भी इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का अराइवल हुआ, उनका आगमन हुआ हमारे जीवन में, तो वो कौन सी एज थी? फर्स्ट एज? नो। फर्स्ट एज होती थी ऐसी वेबसाइट सिंपल सी जिसमें ना हम फीडबैक दे सकते थे, ना हम चेंजेस कर सकते थे, ना हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते थे। बस एक बार उसमें किसी ने इंफॉर्मेशन डाल दी, उसको पढ़ो और आगे निकलो। ठीक है, ये वाली एज जो है वो है सेकेंड मीडिया एज, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. The science of studying the feedback systems in humans, animals and machines is described as. Okay. अगर हम मनुष्य, जानवर और मशीनों में फीडबैक सिस्टम को समझना चाहते हैं कि कोई कैसे रिप्लाई कर रहा है, हम उसको कैसे समझे, इसको क्या कहते हैं? फीडबैक साइंस? नो। एक्सपीरियंस स्टडी? एक्सपीरियंस से तो हम मशीनों का फीडबैक नहीं समझ सकते। मैसेज हर्मेन्यूटिक्स? नो। इसका सही आंसर है साइबरनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में साइबरनेटिक्स की डेफिनेशन ये पूछी गई थी और आपको बताना था स्टेटमेंट सही है या गलत है। सेम क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू some experts like Marshall McLuhan, the following are considered as hot media. Very very important and most expected topic है ये, hot media and cool media. ठीक है, सो देखिए हॉट मीडिया के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। सो देखिए हॉट मीडिया क्या होता है? एक ऐसा मीडिया है जिसमें ऑडियंस की पार्टिसिपेशन बहुत कम होती है। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं हॉट मीडिया की। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइम पे हमारी सिर्फ एक ही इंद्री, एक ही सेंस एक्टिव होती है। एंड कूल मीडिया इसका ऑपोजिट होता है, इसमें ऑडियंस की जो एक्टिविटी है, जो पार्टिसिपेशन है कूल मीडिया के अंदर, वो बहुत हाई रहती है और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई होता है। सो इस क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं हम टेलीफोन। टेलीफोन हमारे पास क्या है? हॉट मीडिया नहीं है, टेलीफोन होता है कूल मीडिया, राइट। उसके बाद टेलीविजन भी हमारे पास कूल मीडिया है, रेडियो हमारे पास हॉट मीडिया होता है, सिनेमा भी हॉट मीडिया है एंड प्रिंट भी हॉट मीडिया ही है। ओके, सो सही आंसर है सी, डी एंड ई ओनली। अब देखो कुछ लिस्ट आपके सामने और बताती हूँ, जैसे कि रेडियो आप लोगों ने पढ़ लिया, इसके बाद आपके लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, फोटोज होती हैं, मूवीज किस कैटेगरी में आती? मूवीज, सिनेमा एक ही चीज हो गई। प्रिंट, ये सब क्या है? ये सब आपके हॉट मीडिया है। हॉट मीडिया की एक और प्रॉपर्टी है जिसमें मीडिया का फिक्स्ड शेड्यूल होता है। रेडियो में जो चैनल जिस समय आना है उसी समय आएगा, मूवी जिस समय रिलीज होनी है उसी समय आएगी, लेक्चर जिस समय होना है उसी समय होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, एंड कूल मीडिया में आ गया आप लोगों का टेलीफोन एंड टेलीविजन, इसके अलावा कार्टून, फोन कॉल्स, ये सब क्या है? कूल मीडिया के पार्ट्स हैं। स्टेटमेंट 1 बोलती है इंटरनेट इटसेल्फ इज अ नेटवर्क एंड ऑल्सो अ मॉडल फॉर साइबर स्पेस रिलेशंस। ओके, इंटरनेट अपने आप में ही एक क्या है? बहुत बड़ा नेटवर्क है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा जिन्होंने आईसीटी मुझसे पढ़ा है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? मुझे ये, चलो मैं नहीं बता रही, एक काम करते हैं, इंटरनेट की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आती है तो जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बताया उसको ज्वाइन कर लीजिए, अंकिता सूद नाम से वो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर एकदम से सेशन के बाद में इंटरनेट की फुल फॉर्म शेयर करती हूँ। ठीक है, इंटरनेट इटसेल्फ इज अ नेटवर्क एंड ऑल्सो मॉडल फॉर साइबर स्पेस रिलेशंस। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इंटरनेट अपने आप में एक नेटवर्क तो है, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड तो करवाता है, लेकिन साइबर स्पेस रिलेशन का ये मॉडल नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है ग्लोबल इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजीज एडेड बाय द इंटरनेट
heralded and arrival of second media age by the end of 20th century, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड मीडिया एज बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एज इट इज स्टेटमेंट को पढ़ लो, ठीक है। सेकेंड मीडिया एज की डेफिनेशन दी गई है। अगला क्वेश्चन, इन कम्युनिकेशन डिनोटेशन इज द लेवल ऑफ व्हाट। सो डिनोटेशन यानी कि संकेतन का मतलब क्या होता है। सो देखिए, दो टर्म्स होती हैं, डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, किसी भी चीज का जो कॉमन मीनिंग है, जो डिक्शनरी वाला मीनिंग है, ठीक है। डिक्शनरी में किसी वर्ड का जो मीनिंग है, अगर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं तो उसको डिनोटेशन कहा जाता है। ये कम्युनिकेशन में एक बैरियर भी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ऑप्शन नंबर 3 यहां पर दिया गया है। इसी के साथ एक और टर्म होती है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब होता है कल्चरल मीनिंग। कल्चरल मीनिंग यानी कि मान लीजिए मेरे कल्चर में किसी पर्टिकुलर टर्म को कुछ और बोला जाता है, हो सकता है आपके कल्चर में वो गाली हो या उसका कुछ नेगेटिव मीनिंग हो, तो इससे क्या हो सकता है, हम दो लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है। तो इसलिए इसको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। सिंबल्स प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज्ड इन अ, ठीक है, ओके। जो सिंबल्स होते हैं, जैसे साइंस और सिंबल्स हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, प्रतीकों का यूज करते हैं, तो उनका अर्थ प्रदान करते हैं जब उनको प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है। तो सिंबल प्रोवाइड करवाते हैं मीनिंग जब उनको एक स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, एक विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ में एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेजेस अकॉर्डिंग टू देयर। सो देखिए, लोगों को अगर मान लीजिए जैसे मैं आपको कोई मैसेज दे रही हूँ, कोई संदेश दे रही हूँ, आप उस डिलीवर किए गए मैसेज को अपने अनुसार समझते हैं। कैसे? आपके ऑफिशियल स्टेटस के हिसाब से, कल्चरल वैल्यूज के हिसाब से, इमेजिन्ड इन्फ्लुएंसेस यानी कि आपने उस टॉपिक को लेकर, उस बात को लेकर जो कल्पना की है उसके प्रभाव के हिसाब से, या फिर सिमेंटिक गैप मतलब कि अर्थ संबंधी अंतराल के हिसाब से आप उस बात का मीनिंग निकालोगे। तो इस क्वेश्चन में ये बहुत जरूरी होता है जानना कि अगर मैं आपको कोई बात बता रही हूं, आपके कल्चर में, आपकी संस्कृति में उस बात का कोई और मीनिंग निकलता है, या आपको अपनी संस्कृति के हिसाब से उस बात की कुछ और जानकारी है, उसका ऑपोजिट कुछ नॉलेज है, तो आप उस अकॉर्डिंग ही मेरी वैल्यू का फाइनल कंक्लूजन निकालोगे। तो इसीलिए पीपल हमेशा, सामने वाला व्यक्ति हमेशा किसी भी बात का मीनिंग अपनी सांस्कृतिक मूल्यों के हिसाब से ही निकालता है। ओके, सो कल्चरल वैल्यूज आपका सही आंसर है। कल्चरल वैल्यू में किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो कल्चर है, उसके क्या क्या कस्टम्स हैं, उसमें क्या क्या अजम्पशंस होती हैं, उनकी सोसाइटी, उनकी कम्युनिटी में किस बात को क्या माना जाता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। What are the relevant strategies of effective communication in a classroom? कक्षा में अगर हमें कक्षा की बातचीत को एक प्रभावी बातचीत बनाना है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो कौन कौन सी हमारे पास कुछ रणनीतियां होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, मान लीजिए आपके स्कूल में कोई एक बच्चा आ रहा है किसी क्लास में, वो बच्चा किस कल्चरल बैकग्राउंड से है, कौन से स्कूल से पढ़े हैं, कितना लेवल का नॉलेज उनको है, क्या वो हमारी भाषा समझ पा रहे हैं या नहीं, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा है क्लैरिटी इन स्पीच, कि जो मैं बोल रही हूँ मेरी वाणी में स्पष्टता होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा भी धुंधला, मैं थोड़ा सा भी अटकते हुए बोलूंगी तो कभी भी अच्छे टीचर नहीं बन पाऊंगी और क्लासरूम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है फोकस्ड लिसनिंग ऑन बोथ साइड्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को अच्छे से सुनना भी है, अच्छे से बोलना भी है। बोलने का काम ज्यादातर टीचर का होता है, बट ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से सुने, और एक टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं, कुछ डाउट लेकर आ रहे हैं, तो हम उसको अच्छे से समझें। ठीक है, तो ये भी सही ऑप्शन है। इन्वेंटिंग कल्चरल लेवल्स बिल्कुल गलत है। डिस्डेन फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स, ये भी गलत है। सामूहिक प्रयासों का तिरस्कार करना, किसी भी चीज का तिरस्कार अगर हम कक्षा में करेंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो सही आंसर है ए, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। One of the features of broadcast communication is that it is, so broadcast करने का क्या मतलब होता है। अब जैसे आप लोग जब टीवी में न्यूज सुनते हो
तो एक जगह से वो न्यूज बोली जा रही है और ब्रॉडकास्ट हो रही है, मतलब एक साथ पूरे देश में या अपने देश से बाहर मोबाइल में, टीवी में, रेडियो पे आप वो एक साथ सुन रहे हो, यानी कि एक मैसेज बहुत सारे लोगों को एक साथ देना। ठीक है, सो कम्युनिकेशन को ब्रॉडकास्ट करना इसको बोलते हैं। स्टैटिक फॉर द ऑडियंस, नो। हिडन फ्रॉम द ऑडियंस से तो छुपा नहीं है, उसमें फिक्स ऑडियंस भी नहीं है, स्टैटिक का मतलब यही है। ठीक है, हाई ब्रो ऑफ ऑडियंस, ये भी गलत है, ऐसी कोई टर्म कम्युनिकेशन में ज्यादा ब्रॉडकास्ट में यूज नहीं होती। लाइव फॉर द ऑडियंस, तो ये है सही आंसर। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूंगी कि मैं एग्जाम से 4-5 दिन पहले रोज लाइव आऊंगी 9 बजे, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पर आ जाओ, मुझे ज्वाइन करो, तो ये क्या है, मैं ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कर रही हूँ कि एक साथ बहुत से बच्चों को एक जगह अपने घर पर बैठ के पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वैसे लाइव फॉर दी कम्युनिकेशन, ये लाइव जियो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा गलत है यहाँ पर मीनिंग। Which of the following directly affects or influence the listening skills of students? तो किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी छात्र की सुनने का कौशल को सीधे प्रभावित या प्रभावित कौन करता है? अफेक्ट या इन्फ्लुएंस कौन करता है? स्टूडेंट के प्रोटोकॉल, यानी कि स्टूडेंट ने जो रूल्स वगैरह स्टूडेंट्स के लिए बनाए होते हैं, क्या वो एक स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल्स को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट, नो। स्पीड ऑफ द स्पीच, मैं कितनी जल्दी या कितना स्लो पढ़ा रही हूँ, उस पर निर्भर करता है कि बच्चे चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं या फिर नहीं, ये बिल्कुल सही है। टाइमिंग ऑफ द स्पीच बिल्कुल सही है, किस समय पे, अगर मैं सुबह उठते ही 4 बजे आपको उठा दूं कि चलो भाई पढ़ना है, और कोई बच्चा बोले मैं तो अभी 3 बजे सोया, उठते ही कैसे पढ़ ले? तो टाइमिंग ऑफ स्पीच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनल एक्सेंट, ठीक है, जिस जगह पे आप रह रहे हो उसका एक्सेंट भी बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश आती है बहुत अच्छे से, इंग्लिश आपको भी आ रही है, मुझे भी आ रही है, लेकिन हम नॉर्थ साइड से हैं, हमें वो इंग्लिश अच्छे से आ रही है। यही चीजें, सेम बात अगर साउथ वाले एक्सेंट में कोई मेरे सामने बोल दे, मुझे चीजें समझ ही नहीं आएंगी। तो रीजनल एक्सेंट बहुत जरूरी है एक लिसनिंग स्किल को समझने के लिए। हॉट मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हॉट मीडियम मैंने आप लोगों को कल बताया, हॉट मीडियम, कूल मीडियम। ठीक है, सो नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं, नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट्स आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होती है, बिल्कुल सही, लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होती है। एक ही सेंस को एक बार में यूज करता है। ठीक है, सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनेंगे, देख रहे हैं तो सिर्फ देखेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई, बिल्कुल सही है। हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन नहीं होती, हॉट मीडिया में वी हैव ऑलवेज लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन। सो करेक्ट आंसर है बी, सी एंड डी। बाकी के जो 2 ऑप्शन हैं, जैसे ई में हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन आपका कूल मीडिया का एग्जाम्पल है। सेम क्वेश्चन देखिए कूल मीडिया में दिया गया है। ठीक है, सो कूल मीडिया वी हैव, सो कूल मीडिया में क्या चीजें रहती हैं? हाई डेफिनेशन, नो। हाई पार्टिसिपेशन, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, इट प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यस। टेंड्स नॉट टू बी सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया, ये भी नहीं होगा। सप्लीमेंटेड बाय हॉट मीडिया, यस, दिस इज अ सप्लीमेंट ऑफ हॉट मीडिया, बिल्कुल इसका सप्लीमेंट है ये। सो करेक्ट आंसर है बी, सी एंड डी ओनली। बेसिक फीचर्स हैं कूल मीडिया, हॉट मीडिया में, पढ़ना कुछ नहीं है। सेशन में ऑलरेडी आगे भी हम देखेंगे, पहले भी हमने पढ़ा था कौन कौन सी, जैसे टीवी किसके अंदर आता है, सिनेमा किसके अंदर आता है, ये पूछे जाती है चीजें। और बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, effective classroom communication is intended to make learners acquire new, effective classroom communication है अगर हमारे पास, तो लर्नर क्या क्या चीजें सीख सकता है? वो सीख सकता है न्यू नॉलेज, ठीक है, नया बिहेवियर एंड सॉफ्ट स्किल्स। एग्रेसिव एटीट्यूड, गुस्सा करना तो नहीं सिखाया जाता ना, हाइपर रिएक्शन भी नहीं सिखाया जाता, तो ये 3 सही ऑप्शंस है। Statement 1 says, in the initial stages, mass communication was considered as a study of propaganda. बिल्कुल शुरुआती दिन जब थे कम्युनिकेशन के, तो मास कम्युनिकेशन को स्टडी ऑफ प्रोपेगेंडा कहा जाता था। जनसंचार को प्रचार प्रसार का अध्ययन माना जाता था स्टार्टिंग डेज में। ठीक है, और ये बोलता है नाउ इट हैज इट्स लिंग्विस्टिक कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ साइंस, कोड एंड लैंग्वेज। अब ये बोल रहा है कि इसका अपना क्या है, कुछ और कंपोनेंट्स है, जैसे कि सांकेतिक भाषा भी ये यूज करता है, कोड्स भी यूज करता है, अदर लैंग्वेजेस को भी हम
मास मीडिया के अंदर, मास कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट है तो सही, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। सो मास कम्युनिकेशन बेसिकली, एक आप भाषण ले लीजिए, इलेक्शन का समय है, भाषण को सुन लेते हैं, एक पर्सन भाषण दे रहे हैं और बहुत सारी ऑडियंस उनको सुन रही है। एक पर्सन न्यूज बोल रहे हैं, बहुत सारी ऑडियंस उनको सुन रही है, एंड ये ऑडियंस क्या है, सिर्फ सुन सकती है, सामने से रिप्लाई नहीं कर सकती, सामने से बोल नहीं सकती। ठीक है। मास कम्युनिकेशन supplies an inventory of public messages and allows for the monitoring of social values। ठीक है। सो देखिए, मास कम्युनिकेशन मैंने मीनिंग आपको बता दिया। पब्लिक मैसेजेस, पब्लिक को मैसेजेस देता है एंड अलाउ फॉर मॉनिटरिंग ऑफ सोशल वैल्यूज, जैसे न्यूज है, भाषण है, ये सब चीजें आ गई इसके अंदर। सेम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन लार्ज स्केल सोशल सेटिंग मास मीडिया विल एनेबल इंटीग्रेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। एब्सोल्युटली ट्रू। बड़े पैमाने पे जब भी कम्युनिकेशन करना होता है, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करनी होती है, तो मास कम्युनिकेशन ही उसमें बेस्ट माना जाता है। उसी की तरह हमारे पास ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, लीनियर होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। अगर वो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसकी वीडियो भी नहीं देखी है, तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, a political concept in communication, is identified as, okay, व्यक्तिवाद का सिद्धांत संचार में एक राजनीतिक अवधारणा की पहचान के रूप में किया जाता है, जिसको कि एक विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी बोला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन कम्युनिकेशन डिनोटेशन इज द लेवल ऑफ व्हाट। सो डिनोटेशन एक बैरियर होता है कम्युनिकेशन का, जो कि किसी भी टर्म का कॉमन मीनिंग या फिर लिटरल मीनिंग हमें बताता है। सो ऑप्शंस में दिया गया है बिलीफ, कॉन्ट्रास्ट, डिस्क्रिप्शन और डिसेंट। अब देखो, मैंने बताया कॉमन मीनिंग, तो असहमति होगी नहीं, कॉमन मीनिंग में विश्वास भी नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट मतलब उसका उल्टा, जो भी गलत है। सो इसलिए करेक्ट आंसर है डिस्क्रिप्शन। ठीक है। डिनोटेशन किसी पर्टिकुलर वर्ड का डिटेल हमें बताता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को एप्पल बोल दूं और ये भी बता दूं कि ये एक फ्रूट है, तो मैंने क्या किया, इसका एक डिस्क्रिप्शन, एक डिनोटेटिव मीनिंग आप लोगों को बता दिया। सिमिलरली हमारे पास कॉनोटेशन एक टर्म होती है, जो कि किसी चीज का कल्चरल मीनिंग बताने में हमें हेल्प करती है। Next question is, according to some experts like Marshall McLuhan, the following are considered as hot media। So hot media क्या होता है? देखो, एक ऐसा मीडिया होता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत कम लोगों के बीच में शेयर की जाती है, लेकिन क्या होता है, लोग बहुत कम है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दी जाती है। ठीक है। इसमें एक कीवर्ड है जो कि ये है कि ये हमारी सिर्फ 6 सेंस में से सिर्फ 1 सेंस को ही एक समय पे इस्तेमाल करता है। जो चीज जिस पर्टिकुलर टाइम पे होनी है, उसी पर्टिकुलर टाइम में इसको फॉलो किया जाना चाहिए। ये होती है हॉट मीडिया की डेफिनेशन। सो पहला एग्जांपल है टेलीफोन। सो देखो, टेलीफोन क्या है, ये कूल मीडिया है। ओके। सेकंड वी हैव टेलीविजन, टेलीविजन भी कूल मीडिया है। देन वी हैव रेडियो, रेडियो हमारे पास हॉट मीडिया होता है, जिसमें एक जगह पर कम लोग ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। देन वी हैव सिनेमा या मूवीज, ये भी हॉट मीडिया है। देन वी हैव प्रिंट, ये भी एक हॉट मीडिया होता है। सो सी, डी एंड ई आप देख सकते हो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। Next is the science of studying the feedback system in humans, animals and machines is described as। feedback system बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। अब हम एनिमल से भी फीडबैक लेते हैं, है ना, समझते हैं क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज को। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फीडबैक साइंस। नो। एक्सपीरियंस स्टडी बिल्कुल भी नहीं। मैसेज ह्यूरिनेटिक्स बिल्कुल भी नहीं। एंड साइबरनेटिक्स, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। साइबरनेटिक्स ही टर्म है जिसकी एज इट इज डेफिनेशन दी गई है। सिंबल्स प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज्ड इन। अब देखो, आप सिंबल्स के साथ बात कर रहे हो, अब सामने वाला उन सिंबल्स को कब समझेगा, ये इसमें पूछा गया है। कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल, जब आप किसी उल्टे तरीके से वो प्रेजेंट करोगे, रैंडम ऑर्डर में प्रेजेंट करोगे, नॉन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट या फिर स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एक अगर सांस्कृतिक संदर्भ में आप बता रहे हो, जैसे अगर हिंदी में आप कुछ चीज बता रहे हो, सामने वाले को हिंदी आती है, तो ही वो आपके सिंबल्स को समझ पाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है स्पेसिफिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट इज द हॉट मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट। देखो, अभी मैंने ये डिटेल में आपको बताया, नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं। लो ऑडियंस होती है हॉट मीडिया में, बिल्कुल लो ऑडियंस होती है। इट एनवेलप्स ओनली वन सेंस,
एक ही सेंस को यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, बिल्कुल सही। हाई ऑडियंस अगर हो तो ये होता है कूल मीडिया। सो करेक्ट आंसर क्या है? बी सी एंड डी। बी सी एंड डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हॉट एंड कूल मीडिया में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल परसीव द कम्युनिकेटेड मैसेजेस अकॉर्डिंग टू देयर। अब एक पर्सन को आपने कोई मैसेज दिया, दूसरा पर्सन उसको समझ रहे हैं, कैसे समझेंगे? ऑफिशियल स्टेटस से? बिल्कुल भी नहीं। कल्चरल वैल्यू, सांस्कृतिक मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, या फिर वो अपनी तरफ से इमेजिन करके उस बात को समझ लेंगे, या फिर सिमेंटिक गैप्स। गैप्स जहां पर है वहां पे कम्युनिकेशन कभी नहीं हो सकता। और कल्चरल वैल्यूज एक कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करती हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, the political concept of communication is identified as what? So इसको क्या माना जाता है? फॉर्मूला, इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड, या फिर आइडियोलॉजी? करेक्ट आंसर वी हैव इज आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा। ओके, यहाँ पर कीवर्ड यही है कि जब भी हम इंडोक्ट्रिनेशन की बात करते हैं, खास तौर पर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में, तो गो फॉर आइडियोलॉजी हमेशा। Next is which of the following is excluded from the list of communication barrier? Communication barriers, communication में बाधाएं होती, physical barrier भी होता है, semantic भी होता है जो कि शब्दार्थ जिसको बोलते हैं, philosophical या फिर psychological। देखो मनोविज्ञानी किसी का लेवल ही उतना नहीं है, छोटे बच्चे को यूजीसी नेट पढ़ाओगे तो वो समझेंगे? कभी भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है philosophical barrier is the correct answer. Okay. Next is which of the following are forms of traditional media of communication? So संचार का पारंपरिक माध्यम कौन सा है? It is street demonstration नहीं। यक्षगान, यक्षगान एक आर्ट होता है जिसमें शब्द, सिंबल्स, म्यूजिक, ये सब चीजें आती हैं, बिल्कुल सही होगा ये। कठपुतली, क्या कठपुतली से ट्रेडिशनल तरीके में लोगों को चीजें बताई जाती थी? हरी कथा या फिर फिल्मी डांसेस? तो फिल्मी डांसेस तो बिल्कुल नहीं है। करेक्ट आंसर होगा बी सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सबकी मीनिंग आपको पता है। इमेजिन करो पुराने जमाने में कम्युनिकेशन ऐसे दिया जाता था, लोगों को कोई नई चीज ऐसे बताई जाती थी। people who help in the transmission of messages, for example reporters or copy editors is known as। अब देखो रिपोर्टर्स क्या करते हैं? एक्चुअल मार्केट से न्यूज उठाते हैं और ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो वो क्या है? कैरियर है? नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। मीडिएटर्स या फिर रिलाय पीपल? मीडिएटर्स वो होते हैं एक पर्सन जो बात यहाँ से वहां एक छोटे लेवल पर पहुंचाता है, लेकिन यहाँ पर बड़े लेवल पर बात की गई है, तो रिलाय पीपल होगा जिन पर हम निर्भर करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज 4। Which of the following mass media is considered less expensive and more effective than others for educational communication of non-literates? So देखो यहाँ पर मास मीडिया यानी कि बहुत बड़ा लेवल पर बहुत बड़ी ऑडियंस को किसी एक पर्सन ने इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे रेडियो, भाषण, ये सब होता है। इसमें बोले कि कम एक्सपेंसिव है और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उन लोगों के लिए जरूरी है। तो टेलीविजन होगा, लेकिन लेस एक्सपेंसिव है। टेलीविजन तो महंगा होता है, इसको गलत है ये। रेडियो, न्यूज़पेपर, फिल्म्स भी महंगी ही होती है एक तरीके से। सबसे सस्ता यहाँ पर लोग बोलेंगे लेस एक्सपेंसिव है तो न्यूज़पेपर मान लेते, लेकिन यहाँ पर बोले नॉन लिटरेट्स, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पढ़ नहीं सकते, सुन तो सकते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 रेडियो। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए, बहुत इजी है। What are the relevant strategies of effective communication in a classroom? Understanding cultural background of students, true। Clarity of speech, आप जो बोल रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए, आपके शब्दों में क्लैरिटी होनी चाहिए। Focused listening on both sides, टीचर भी अगर अच्छे से बोले और सुने और स्टूडेंट्स भी, तो ही एक अच्छा क्लासरूम कम्युनिकेशन हो सकता है। Inventing cultural levels, बिल्कुल गलत। और disdain ऑफ कलेक्टिंग एफर्ट्स, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1 है लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर सोशल प्रोडक्ट्स। ओके, सो इसमें कहा है कि मास कम्युनिकेशन जैसे भाषण होता है, एक पर्सन बोलते हैं और बहुत सारे सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज और जो सिंबल मीनिंग होते हैं वो सोशल प्रोडक्ट्स होते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज मेक देयर ऑडियंस फील कंफर्टेबल। हमेशा ये कंफर्टेबल फील नहीं करती। ओके, कई बार स्टूडेंट्स या सामने वाले जो लिसनर होते हैं वो अनकंफर्टेबल भी होते हैं मीडिया के थ्रू।
फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट है परसुएसिव कम्युनिकेशन डज नॉट ब्लर द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। सो देखो ये एज इट इज स्टेटमेंट दी गई है जो कि बिल्कुल गलत है। मास मीडिएटेड कम्युनिकेशन नेवर रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ। मास मीडिया इसमें बोला है कि कभी भी सच्चाई नहीं बताते, कभी तो बताते ही है, बीच में झूठ भी हो जाता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। नेक्स्ट इज इन मास कम्युनिकेशन प्रिंट इज कंसीडर्ड एज व्हाट। सो प्रिंट मीडिया को क्या माना जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर ना हॉट मीडिया का ऑप्शन है ना कूल मीडिया का ऑप्शन है, तो क्या होगा, फोक मीडियम नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है जैसे ये पीडीएफ फाइल मैं आपको दूंगी, ये आप यहाँ पर डिजिटली मेरी सेशन को देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, तो ये भी नहीं है प्रिंट। उसके बाद है ऑर्डिनरी मीडियम, ऑर्डिनरी मीडियम भी नहीं होता, साधारण मीडियम नहीं होता, ये मैकेनिकल मीडियम होता है कि मशीन हमें हेल्प करती है कम्युनिकेशन में, जैसे कि न्यूज़पेपर इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन, दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 में कम्युनिकेशन यूनिट से 2022 के हर एक शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को। सो इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्यूशन के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं कुछ स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी जो कि आपके नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जाम में आपको बहुत मदद करेंगे। सो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। तो स्टूडेंट्स कक्षा में जो संचार होता है उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे गिवन है, आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन है गोल ओरिएंटेड, स्टाइल सेंट्रिक, कोलेबोरेटिव, वर्टिकल या फिर नॉन ओरिएंटल। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, देखो स्टूडेंट्स क्लासरूम में आपने भी हमेशा पढ़ाई की है, स्कूल में कॉलेज में। ओके, सो क्लासरूम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है। अब टीचर अगर 10 स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब जनरल बातचीत करना नहीं है, यहाँ पे नॉलेज को शेयर करना है कम्युनिकेशन का मतलब। ठीक है, सो टीचर जब स्टूडेंट्स के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, सो उनका एक गोल होता है, टीचर का ये गोल होता है कि वो अपना नॉलेज स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, वो नॉलेज स्टूडेंट्स गेन करें एंड वो सभी क्या हो, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। तो ये है गोल ओरिएंटेड। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे आती है वो है कोलेबोरेटिव, यानी कि अगर टीचर सहयोगी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर टीचर बोल रहे हैं एंड स्टूडेंट्स उनकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो क्लास में अगर स्टूडेंट्स टीचर की बात अच्छे से सुने एंड टीचर स्टूडेंट्स के लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करवाएं, अपना सिलेबस कवर करवाएं, तो वो चीज आती है कोलेबोरेटिव पॉइंट के अंदर। सो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें पहली स्टेटमेंट में पूछा गया है इन अ क्लासरूम एवरी टीचर हैज टू परफॉर्म द गेट कीपिंग फंक्शन। सो क्लासरूम में हर एक टीचर जो है वो गेट कीपिंग का काम जरूर करते हैं, यानी कि गेट कीपिंग का मतलब है कि उनकी नजर हर एक स्टूडेंट पर जरूर होती है, हर एक स्टूडेंट की एक्टिविटी पर जरूर होती है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है एवरी टीचर इन एनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड एक्ट एज द मोरल कस्टोडियन ऑफ स्टूडेंट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इट। ठीक है, यानी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचर का एक ऐसा रोल भी होता है कि वो स्टूडेंट्स के गाइड के रूप में काम करे। अब गाइड का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बताएं कि पेपर को कैसे क्वालिफाई करना है, उसके अलावा भी वो स्टूडेंट्स को उनके करियर में क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ये सब चीजें बताने में मदद करते हैं। सो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 की दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है। सो स्टूडेंट्स इस तरह के ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन से, वो हमेशा एग्जाम में आते हैं, वहां पे आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं उस हिसाब से आंसर नहीं देना है, आपको जनरली देखना है कि जनरली लोगों को क्या लगता है कि ये क्या इस सिचुएशन में क्या आंसर हो सकता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये है मैच द फॉलोइंग से, जिसमें कि एक तरफ कम्युनिकेशन बैरियर्स की बात की गई है एंड वहीं दूसरी तरफ उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो 4 टाइप्स होते हैं बैरियर के, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज एंड कल्चरल। ओके, सो फिजिकल बैरियर क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर होते हैं इनऑडिबल वॉइस की वजह से।
ठीक है, इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है, डायरेक्ट ये मेन पॉइंट्स इसके बताए गए हैं। अब देखो, एक पर्सन अगर इंडिया में है एंड दूसरा पर्सन किसी दूसरी कंट्री में है, तो वहां पे क्या हो सकता है कि उन लोगों की एक दूसरे की आवाज नहीं आ पाएगी, फोन कॉल भी कई बार कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये होता है फिजिकल बैरियर। देन वी हैव साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें कि प्री डिस्पोज नोटेशंस होती हैं। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, इसमें डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स होती है, यानी कि अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं शायद जो कि हिंदी में नहीं पेपर वन की तैयारी करते, उनको हिंदी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो ये कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बैरियर है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कल्चरल बैरियर, जिसमें कि स्टीरियोटाइप्स होते हैं, तो जिनका कल्चर ही डिफरेंट है तो वो वैसे ही एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते, एक दूसरे से बातचीत इजीली नहीं कर सकते। Next question is, what communication for educational purpose takes place? The sequence of elements is, so जब भी किसी educational purpose के लिए हम communicate कर रहे हैं, तो उसमें एक sequence होता है कि कैसे हम एक पर्सन दूसरे पर्सन तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले वहां पे आप लोगों के पास क्या आता है, सोर्स आता है, देन आता है एनकोडर, देन मैसेज, डिकोडर एंड फीडबैक। ठीक है, तो सोर्स का क्या मतलब हो गया कि कैसे आप बात करेंगे। अब देखिए, मैं हूं, ठीक है, मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा तरीका नहीं है, कुछ ऐसा स्रोत नहीं है जिसकी मदद से मैं अपने स्टूडेंट्स तक अपने नॉलेज शेयर कर सकूं। तो अगर मेरे पास सोर्स है, अगर मेरे पास इंटरनेट को एक एग्जांपल लेते हैं सोर्स का, इंटरनेट है, तो मैं क्या करूंगी, अपने मैसेज को शेयर करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। ठीक है, फिर एनकोडर है, यानी कि मैं भी रेडी हूँ, इंटरनेट भी मेरे पास है। उसके बाद मैं मैसेज को तैयार करूंगी, मैसेज तैयार करके मैंने किस तक पहुंचा दिया, स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया, तो आप लोग हो गए डिकोडर्स। एंड आप लोग जैसे कमेंट्स करके हमें बताते हो कि यस ये वीडियो हमें पसंद आई या नहीं आई, या आपकी कोई रिक्वेस्ट होती है किसी टॉपिक को लेकर के, तो वो सब चीजें क्या आ जाती हैं, वो सब चीजें आ जाती हैं फीडबैक के अंदर। तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। हमेशा याद रखिए कि फीडबैक हमेशा एंड में ही आता है, बीच में या स्टार्टिंग में कभी भी फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर हु एनकरेजेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेशन विल इंश्योर। सो एक ऐसा टीचर जो कि स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की भागीदारी को वो प्रोत्साहित करते हैं कम्युनिकेशन में, तो उससे क्या सुनिश्चित वो करेंगे, ऑपोजिट व्यूज, सेल्फ सिस्टम, क्लास परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या फिर बाइनरी डिस्ट्रैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा ना टॉपिक वही रहता है, थोड़ा क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सेल्फ सिस्टम यानी कि स्व प्रणाली क्या है। अब देखो, एक टीचर ने किसी स्टूडेंट को कुछ सिखाया होगा, ठीक है, टीचर ने अपने 100% एफर्ट्स, 100% नॉलेज स्टूडेंट को दे दिया, स्टूडेंट ने उसमें से 90% नॉलेज को कैप्चर कर लिया, एंड देन उन्होंने क्या किया, किसी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एंड अपना 70% रिजल्ट वहां पे वो लाए। तो इसमें क्या किया, टीचर ने ही स्टूडेंट को एनकरेज किया, उनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया, तो सबसे पहले उनका सेल्फ सिस्टम वहां पे आता है। ठीक है, एक स्टूडेंट के सेल्फ सिस्टम को, टीचर के सेल्फ सिस्टम को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। देन वी हैव क्लास परफॉर्मेंस, और उसके बाद आ जाता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि इस तरह से एक स्टूडेंट की और एक टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन बैरियर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये सभी टाइप्स डिस्कस किए थे। अब इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देख के मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा या गलत होगा, जो भी है मैं आपको कमेंट करके जरूर बताऊंगी। So next question we have, when communication enhances the interaction of learners. सो कम्युनिकेशन जब लर्नर्स की यानी कि स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन को, उनकी भागीदारी को बढ़ा देता है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, वो साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक कम्युनिकेशन होता है। साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें किसी स्टूडेंट का माइंड यानी कि दिमाग, और उनका बिहेवियर यानी कि उनका स्वभाव, ये दोनों चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, statement based question है, signs and symbols have internal relationships to produce meanings. So symbol और sign यानी कि जैसे हम लोग बात करते हैं, बात करते हो हम लोग मुंह से तो बोल ही रहे हैं, तो वो क्या हो गए,
वर्ड्स हो गए, लेकिन यहाँ पे साइन और सिंबल की बात की गई है, यानी कि हम लोग हाथों से इशारे करके या फिर कोई पिक्चर दिखा करके किसी दूसरे पर्सन को कोई बात बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, मीनिंग को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ साइंस थ्रू सच रिलेशंस। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेटवर्क ऑफ साइंस थ्रू सच रिलेशंस। ठीक है, सो ये जो साइंस और सिंबल के बीच में इंटरनल रिलेशनशिप्स होते हैं, इसकी वजह से ही उनके मीनिंग को प्रोड्यूस कर पाना, उनके अर्थ को निकाल पाना, उत्पन्न कर पाना जो है वो संभव होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1, दैट स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, आप लोगों को अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने बताया है इंट्रापर्सनल होता है जो एक पर्सन अपने आप से ही बातें करते हैं। अब अपने आप से बातें करने का मतलब क्या होता है कि कई बार कोई रिहर्सल कर रहे हैं, वो शीशे के सामने कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हम लोग मन में कुछ सोचते हैं, ये सब चीजें आती है इंट्रापर्सनल, यानी कि अपने आप से कुछ बात करना। देन वी हैव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग होते हैं। देन वी हैव ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, सो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं एंड सभी लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सभी लोग उस वाली बातचीत में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सबको बोलने का अधिकार होता है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उस पे आप लोग बात करोगे। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन में एक पर्सन बहुत बड़ी ऑडियंस को एक मैसेज एक साथ देता है। इसके एक एग्जांपल है टीवी न्यूज चैनल। जैसे न्यूज में क्या होता है, लाखों करोड़ों लोग एक जगह बैठ के एक टीवी से एक ही पर्सन से कुछ न्यूज़ सुन रहे हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो नेता होते हैं उनके भाषण होते हैं, ये सब चीजें आती हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर। मास का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हों, बहुत सारे लोग उस समय पे वहां पे उपलब्ध हों। ठीक है, सो अब देखो विद इन वन सेल्फ मतलब इंट्रापर्सनल। सो फर्स्ट को अगर 4 से मैच करोगे सो करेक्ट आंसर है, इसी से आपको करेक्ट आंसर मिल जाता ऑप्शन नंबर 4। बाकी ऑप्शंस तक हम गए ही नहीं, राइट। Next question is in communication process when the sender and receiver interchange role। ये repeated question है, इसका correct answer है transactional model। अगला क्वेश्चन है given below are two statements personality conflicts in a classroom situation are a barrier to effective interaction। so personality conflicts क्या होती हैं, ये इसका मतलब है कि अब क्लासरूम में 2 स्टूडेंट्स है ए एंड बी, ठीक है, दोनों में पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, किस चीज को लेकर के, उनके स्टाइल को लेकर के, उनके एथिक्स यानी कि उनके नैतिकताओं को लेकर के, उनके वैल्यूज को लेकर के, उनके रूल्स को लेकर के। अब एक पर्सन अगर बोलता है कि ये पर्टिकुलर बॉक्स जो है खाली है, इस तरह से आप इसको मानकर चल सकते हो, ठीक है। अब जैसे पर्सन ए बोलता है कि ये वाला बॉक्स आधा खाली है, पर्सन बी बोलता है कि आधा भरा है, तो क्या है, ये पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल है यूजीसी नेट के कम्युनिकेशन के हिसाब से। ठीक है, सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज invariably considered the best solution in classroom environment। so interpersonal communication यानी कि एक आदमी सिर्फ एक किसी अलग एक आदमी से बातचीत करता है, ये इनवेरिएबली जो है एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन का। तो ऐसा तो नहीं है अब क्लासरूम में इतने सारे बच्चे हैं, 50 बच्चे अगर एक क्लासरूम में हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन किसी एक से ही बात करेगा। 5-6 लोगों का ग्रुप होते हैं तो वो आपस में भी बात करते हैं। ठीक है, सो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। सो एफिकेसी क्या होता है, एफिकेसी या फिर इसको वर्किंग एफिशिएंसी भी बोला जाता है, ये डिपेंड करती है उस पर्सन के 3 चीजों पर। ठीक है, सबसे पहला आता है उस पर्सन का कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आता है उनका कंटेंट, और उसके बाद आता है रिसीवर, कि किसको हम लोग ये अपना जो इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं, या सामने सुनने वाला जो बच्चा है या जो भी स्टूडेंट है या जो भी पर्सन है वो कैसा है। ठीक है, सो रिटन कम्युनिकेशन में जब एफिकेसी होती है सो वो डिपेंड करती है किन किन चीजों पे, एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, यानी कि हमने कुछ लिख दिया उसके बाद हम उसको काट के फिर से जब कुछ लिखते हैं। दूसरी चीज है ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, यानी कि कड़े शब्दों का प्रयोग।
यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। लिखने के बाद जो हम संपादन करते हैं, लिखा, काट दिया, उसके बाद साइड में फिर से लिखा, दिस इज एडिटिंग आफ्टर राइटिंग। देन वी हैव ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों में संक्षिप्तता, कि कोई एक वर्ड अगर मैं लिख रही हूँ, कोई एक स्टेटमेंट अगर मैं लिख रही हूँ, तो वो कितना ज्यादा संक्षिप्त है, कितना ज्यादा वो उस मीनिंग को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, कड़े शब्दों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स contributing to school learnings are termed as social competencies। so social competencies बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग सामाजिक क्षमताओं की बात करें किसी भी स्कूली शिक्षा के अंडर, ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है मोटिवेशन। देन वी हैव सोशल स्किल्स, देन वी हैव फैमिली सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ लिसनर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैच द फॉलोइंग है। पुअर लिसनर्स, जो ढंग से बात नहीं सुनते। अग्रेसिव लिसनर्स, जो कि एकदम से गुस्सा हो जाते हैं या एकदम से आक्रामक हो जाते हैं। थर्ड इज पैसिव लिसनर्स, जो कि निष्क्रिय होते हैं। एंड चौथा है स्यूडो इंटेलेक्चुअल लिसनर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसमें याद रखने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये पता होता कि केयर अदर्स जो होते हैं, यानी कि दूसरों को जो डराने में रहते हैं, जिससे कि दूसरों को, कई लोगों का नेचर ऐसा होता है ना कि वो सबको डराते रहते हैं, सो वो अग्रेसिव लिसनर। इसको अगर आप लोग मैच कर लेते तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन में आप लोग बहुत इजीली करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते। नेक्स्ट इज द डोमेन ऑफ मीडिया अपील एड्रेसेस द इश्यूज रिलेटेड टू। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, रिलेटेड टू इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक साथ एक समय पे बात कर रहे हैं, लाइव इंटरचेंज कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, उसको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोला जा सकता है। सो वो वीडियो चैट में भी होता है, ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम में भी होता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी होता है। अब देखो, विकीपीडिया विकीज अगर हम बात करें तो इसमें ये फैसिलिटी नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, तो उसमें भी नहीं होती। अगर सिंपल यहाँ पे देखो वीडियो चैट लिखा है, अगर सिर्फ चैट लिखा होता तो उसमें भी वो भी सिंक्रोनस की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि देखो, मान लीजिए मैंने आप लोगों को अभी मैसेज किया, आप मुझे 10 मिनट के बाद रिप्लाई करते हो, फिर मैं आपको अगले 20 मिनट के बाद रिप्लाई करती हूँ, तो वो एक साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। लेकिन वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम आमने सामने होते हैं, एकदम से मैंने कुछ बोला, एकदम से आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ स्टूडेंट अ गुड लिसनर इन द क्लासरूम। एक स्टूडेंट को, अब आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोग एक अच्छे श्रोता कब बनोगे? आपको एक अच्छा श्रोता मैं कब बोलूंगी? एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट अटेंशन, यानी कि ध्यान हटाने की क्षमता। कंसंट्रेशन अगर आपकी होती है, डिजायर टू अंडरस्टैंड, अगर आप लोग सच में सीखना चाहते हो तो आप लोग एक अच्छे लिसनर होंगे। इमोशनल आउटबर्स्ट, ह्यूमैनिटी टू नो एंड इग्नोरिंग द अदर साइड। सो ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, सी एंड ई। आप लोगों की एकाग्रता इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से सुन रहे हो तो आपको जरूर इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। डिजायर टू अंडरस्टैंड, अगर सच में आप समझने की इच्छा रखते हो, इंटरेस्ट के साथ यूजीसी नेट की कोचिंग ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप समझोगे। एंड इग्नोरिंग द अदर साइड, यानी कि आपके पीछे कोई गाने चल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, आप लोग उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में जो चल रहा है उस पर ध्यान दे रहे हो। सो आप एक अच्छे श्रोता हो। आप में से कौन कौन स्टूडेंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एंड इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप लोगों को और किस टॉपिक पर इस तरह से पीवाईक्यू चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए। या आप चाहते हो यूजीसी नेट पेपर 1 या पेपर 2 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। सो नेक्स्ट वी हैव पुअर लिसनर। ये देखो स्टूडेंट्स, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Next question is communication activities of learners fall into domains consisting of। तो communication activities है अगर learners की, दो स्टूडेंट्स अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो किस किस डोमेन को ध्यान में रखेंगे? परसेप्शन, ग्रुपिज्म, इंटरपर्सनल स्किल्स, रिग्रेसिव बिहेवियर या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स।
यहाँ पे अगर हम लोग देखें करेक्ट आंसर है ए, सी एंड ई ओनली। ठीक है, यानी कि किसी स्टूडेंट की धारणा, अंतर व्यक्तिगत कौशल एंड पारस्परिक संबंध। Next question is, given below are two statements, assertion and reason. New media enhance the opportunity to extend the learning environment unheard or before. ठीक है, यानी कि जो नया मीडिया है, जैसे अभी आप लोग क्लासेस पहले ऑफलाइन कोचिंग होती थी, आपको रोज घर से जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि आप लोग घर बैठे बैठे कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस देख रहे हो, तो ये न्यू मीडिया है। ठीक है, इसने क्या किया, आपकी लर्निंग को एक्सपेंड कर दिया। रीजन ये है कि लर्नर्स कैन डिजाइन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस, तो वो अपने हिसाब से अपनी सीखने की प्रक्रिया को डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि वो अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल खुद से सेट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज both A and R are correct, and R is the correct explanation of it. And which of the following can be the major communication barriers to online teaching? तो ऑनलाइन टीचिंग, जैसे कि आप अभी मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, इसमें सबसे बड़ा एक बैरियर, सबसे बड़ी एक बाधा क्या हो सकती है? टेक्नोलॉजी, लीगैलिटीज, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी, कल्चर या फिर जेंडर। तो सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप पहले तो वीडियो को पॉज करके इसको समझ लीजिए खुद से, उसके बाद ही जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं बता रही हूँ उस पर जाइएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या करती है? अगर आप लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं सकते, तो ये एक सबसे बड़ा बैरियर है। उसके बाद आ जाता है कल्चर। अभी भी हमारे बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर कल्चर में ये बोला जाता है कि लड़कियों को एक अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती है, उन लोगों को मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, ये सब चीजें नहीं प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो ये एक कल्चर बहुत बड़ा बैरियर होता है। सिमिलर जेंडर का भी यहाँ पर पॉइंट रहेगा। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason based. गिविंग ऑर्डर्स टू स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि छात्रों को कुछ आदेश देना एक कम्युनिकेशन का ही तरीका होता है कक्षा में। इसका कारण ये है, द मैनर ऑफ ऑर्डर्स डिपेंड्स ऑन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट इन्वॉल्व, कि किस तरीके से हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं वो उनकी कल्चरल बैकग्राउंड पर, जो स्टूडेंट है जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं उस कल्चरल बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। तो इसमें वीडियो को पॉज कीजिए एंड करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और आर इसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ये क्यों है? क्योंकि देखो कक्षा में स्टूडेंट्स को ऑर्डर देंगे तो इससे पता चलेगा कि कैसे, किस तरीके से लोगों के साथ बात करनी है, एंड ये डिपेंड करता है हमारे बैकग्राउंड पर, हमारी लोकेशन पर, जहां पर हमारा क्लासरूम है, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं। डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, यूनिवर्सैलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स एजुकेशन वाइटल एंड वाइब्रेंट, यानी कि संचार की सार्वभौमिकता शिक्षा को जीवंत और भी ज्यादा जीवंत बना करके रखती है, उसको स्प्रेड करती है ऑल ओवर द एरिया में। इसका कारण ये बताया गया है, सेमियोटिक नरेशन डज नॉट लेड इटसेल्फ क्रेडेंस टू मेक इट एन एफिशिएंट मोड ऑफ टीचिंग, यानी कि लाक्षणिक वर्णन इसे शिक्षण का एक कुशल तरीका बनाने के लिए खुद को विश्वसनीय नहीं बनाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस है। करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट ए। असर्शन बिल्कुल सही है, लेकिन आर इसका कारण बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ओके, क्योंकि देखो जो भी संचार में सार्वभौमिकता होती है, यानी कि सभी लोगों को जो एक साथ शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो वाइटल और वाइब्रेंट होती है। इससे स्टूडेंट अपने करिकुलम के अलावा बहुत सी चीजें और भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, जिसमें कि एक तरफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया है, दूसरी तरफ उनके डिस्क्रिप्शन दी है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। पहला है डायडिक कम्युनिकेशन, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा है पब्लिक कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ऊपर के ये 3 वर्ड्स अभी तक नहीं सुने होंगे, लेकिन मास कम्युनिकेशन यूजीसी नेट अगर आप कर रहे हो तो इस टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? वीडियो को पॉज करके पहले आंसर नोट कीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन पे जाइएगा। मास कम्युनिकेशन होता है जहां पर एक पर्सन बहुत सारी ऑडियंस को, एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को एक साथ कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि न्यूज चैनल, जैसे कि रेडियो एफएम, जैसे कि कोई भाषण देते हैं,
ठीक है, तो ये होता है मास कम्युनिकेशन। सो मास कम्युनिकेशन से डायरेक्टली आप इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते थे कि क्या है, मैसेजेस फ्लो थ्रू अ नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ठीक है, एंड बाकी के भी आप यहाँ पर मैच करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन स्टिमुलाई यूज टू कन्वे द मैसेजेस आर नोन एज। सो संदेश संप्रेषित करने के लिए, संदेश भेजने के लिए, स्टिमुलाई का मतलब है कम्युनिकेशन करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए कौन सी चीज का सबसे ज्यादा संचार में उत्तेजनाओं का होना जरूरी होता है? तो वो होता है कोड्स का होना जरूरी। बहुत डायरेक्ट डेफिनेशन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। Again, assertion reason based question we have in group discussion. Some participants enter the fray with big chips on their students. ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको बोलने का पूरा अधिकार होता है। रीजन क्या है? देयर आर एंटेगोनिस्ट पीपल हु आर काम एंड लिस्टेड। सो क्लैम एंड लिस्टेड, ठीक है। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि वहां पर के विरोधी लोग होते हैं, जो कि क्लैम और सूचीबद्ध हैं। करेक्ट, इसका ये कारण इसमें बताया गया है। सो अच्छे से समझिए, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सो ग्रुप डिस्कशन में कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है वो फ्री विद बिग चिप्स ऑन देयर स्टूडेंट्स, इसके लिए वहां पर आते हैं। बिकॉज ऑफ न्यू मीडिया लर्निंग इज नो लॉन्गर एन असेंबली ऑफ। सो न्यू मीडिया में क्या चीजें आती है? ऑनलाइन टीचिंग आती है, टेक्नोलॉजी आती है, ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो सब चीजें आती है। लर्निंग इज नो लॉन्गर एन असेंबली ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, इसमें ज्यादातर फैक्ट्स पर लोग, तथ्यों पर बात नहीं करते, बस कम्युनिकेट करते हैं। ऑनलाइन जैसे आपने देखा होगा इमोजीज के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, इसके कोई तथ्य नहीं होते, फैक्ट्स नहीं होते। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है फिर से। अलोइंग एन इशू टू फेस्टर विल कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि किसी समस्या को कम होने देना प्रभावी संचार में योगदान देता है। इसका कारण क्या है? अ गुड कम्युनिकेटर विल एड्रेस एन इशू इन द क्लासरूम बिफोर इट बिकम्स प्रिकेरियस। तो देखो, बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इजी लैंग्वेज में है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी पढ़कर कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों के पास दोनों ऑप्शंस होंगे, तो अगर आप एक लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे तो दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर डायरेक्टली हम आंसर पे जाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। असर्शन गलत है एंड रीजन बिल्कुल सही है। गुड कम्युनिकेटर विल एड्रेस एन इशू इन द क्लासरूम बिफोर इट बिकम्स प्रिकेरियस, यानी कि एक अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, बातचीत करने में एक एक्टिव पर्सन हो, तो क्लासरूम में कोई इशू होने वाला है, कोई प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, तो आप लोगों को वो चीज पहले से समझ आ जाती है। इससे पहले कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए, आप उसको पॉइंट आउट करके कंट्रोल में कर लेते हो। ये इस रीजन वाली स्टेटमेंट में बोला गया है। Next is, what are the most prominent elements in the management of communication in an educational institution? So, जितने भी शैक्षिक संस्थान होते हैं उनमें संचार के प्रबंधन को कौन से तरीकों से, कौन से मुख्य तत्वों से अच्छे से संभाला जा सकता है? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। डायरेक्ट में आंसर बताती हूँ, दैट इज बी, डी एंड ई ओनली। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग वर्क रोल, क्या काम हम करने वाले हैं किसी और से, अपने इंस्टीट्यूशन में क्या काम हम लोग करवाने वाले हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें काम किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव कीप अदर्स इन्फॉर्म, कि कोई अपडेट अगर हमारे सीनियर लेवल पर हमें बोल रहे हैं या कोई चीजें हम चेंज करना चाहते हैं, तो बाकी सबको भी उसके बारे में अगर हम इन्फॉर्म करते हैं, तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, गाइडिंग अदर्स वेयर एवर पॉसिबल। Next question is, the concept fraction of selection in classroom communication is determined by the expectations of reward related to. So, कक्षा संचार में चयन का अवधारणा अंश संबंधित इनाम की अपेक्षा से निर्धारित होता है। तो किसकी अपेक्षा से उसको निर्धारित किया जाता है? एफर्ट्स नीडेड, तो कितने एफर्ट्स यानी कि कितने प्रयास करने की हमें जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion रीजन बेस्ड। यूनिवर्सिटैलिटी ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स एजुकेशन, ये स्टूडेंट्स रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ एग्जांपल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है। हॉरिजॉन्टल, इंट्रापर्सनल, मास एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, बेसिक क्वेश्चन है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरनल कन्वर्सेशन विद फेलो वर्कर्स, अपने लेवल के लोगों के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट के एचआर दूसरे डिपार्टमेंट के एचआर के साथ बात करते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो। मास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, यहाँ पर फटाफट से आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है।
The chronological sequence in the development of communication system is, so communication अगर हमें करना है तो उसका एक सीक्वेंस होता है, तो वो सीक्वेंस क्या है? इमर्जेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि हमें पहले भाषा को डिसाइड करना है कि ए और बी अगर बात करना चाहते हैं तो किस लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि दोनों को समझ आए। केव पेंटिंग्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वर्बल यानी कि बोल करके हम बात करने वाले हैं। अपीयरेंस ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। सो करेक्ट आंसर इज केव पेंटिंग्स, यानी कि केव पेंटिंग्स का मतलब, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है। केव पेंटिंग्स का मतलब होता है कि पहले हमें टॉपिक पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह के लोगों के साथ हम बात करने वाले हैं। उसके बाद लैंग्वेज डिसाइड होती है। इस तरह से ये प्रॉपर सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। तो अगर संचार को हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं प्लानिंग। सबसे पहले अगर हम प्लान करके बातचीत करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी कम्युनिकेशन वेस्ट चली गई, हमने कुछ फालतू बात कर दी। दूसरा है मीडिया सिलेक्शन, यानी कि किस तरीके से हम बात करने वाले हैं, किसी पर्सन के साथ सामने बैठ के बात करेंगे, किसी के साथ मोबाइल फोन पे बात करेंगे, या फिर ऑनलाइन उसको वॉइस मैसेज भेज देंगे, किस तरीके से बात करेंगे। यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि कौन सी भाषा का प्रयोग हम बातचीत करने में करने वाले हैं। अगर ये तीनों चीजों को आप अच्छे से सेलेक्ट करके किसी के साथ बातचीत करते हो तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन? सो संचार में किन चीजों को इंपॉर्टेंट माना जाता है? स्लैंग, यानी कि किस टोन में, किस तरीके से आप बोल रहे हो। कैनिकल एटीट्यूड, यानी कि आपका एटीट्यूड क्या है। कई बार होता है हम बेसिक सी चीजें बोलते हैं लेकिन हमारे बोलने का तरीका ऐसा होता है कि सामने वाला उसको गलत वे में लेकर के चला जाता है। नेक्स्ट इज फ्रेमिंग, कि किस लेवल तक कौन सी बात हमें किसी को बतानी है। कई बार होता है ना, थोड़ी सी बात बतानी होती है लेकिन हम बहुत ज्यादा खुल जाते हैं किसी के सामने, जो नहीं बताना होता वो भी बता देते हैं, वो फ्रेमिंग आता है। प्राइमिंग मतलब कितनी बात को कितने लेवल तक खींचना है, कितना बताना है। इमीडिएसी मतलब तत्कालता, कितनी जल्दी कितने पॉइंट्स को हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो एक कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? सी, डी एंड ई। ठीक है, अगर हमारी टोन खराब है, हमारे बोलने का तरीका गलत है, तो वो नॉर्मल सी बात में भी लड़ाई बढ़ सकती है। ठीक है, सो इसीलिए ऑप्शन ए और बी को हमने कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एग्जांपल्स दिए गए हैं। सो बाकी तीन अगर नहीं पता, क्योंकि थोड़ी सी यूनिक लैंग्वेजेस है, यूनिक वर्ड्स हैं, सो आपको नॉन वर्बल पता होगा, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ इशारों से बातें करते हैं। वो इशारे मुंह से भी हो सकते हैं, हाथों से भी हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी हो सकते हैं। सो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर डी के हिसाब से आप देख सकते हो, ट्रैफिक सिग्नल लाइट। ये क्या है? नॉन वर्बल है। ट्रैफिक सिग्नल में कुछ बोला नहीं जाता, सिर्फ रेड लाइट आती है, हम समझ जाते हैं कि हमें रुकने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपका ये ऑप्शन अगर आपको आता होता तो देखो आप इजीली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट में यही तरीका है। कई बार बहुत सी टर्म्स ऐसी आती है जो हमने नहीं सुनी, लेकिन एक टर्म ऐसी होती है जो हमें पता होता है, जो कि बेसिक होती है, एंड उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? करेक्ट आंसर को ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट इज, इन कम्युनिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज डिपेंड्स ऑन। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है एंड आप चाहते हो कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं एंड इसी तरह से स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स पे अलग से भी एक वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो। तो इंटरप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन सॉरी ऑफ अ मैसेज डिपेंड्स ऑन व्हाट। सो ये किस पे डिपेंड करता है? कॉन्टेक्स्ट पे, कि मैसेज का प्रसंग क्या है, उस पे डिपेंड करता है। द सीक्वेंस ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन कम्युनिकेशन इज। सो कल्चरल इंस्टीट्यूशन, कम्युनिकेशन किस तरह से हम सीखते हैं? सबसे पहले एक बच्चा फैमिली से बोलना सीखता है, फिर स्कूल में जाता है, फिर रिलीजन, अपने धर्म के बारे में जानना और बोलना सीखता है, उसके बाद मास मीडिया यानी कि लोगों के बीच में बोलना सीखता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फ्री एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज एनहांस द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग। एंड इसकी स्टेटमेंट 2 बोलती है, प्लेजेंट persona of the teacher enlivens the classroom ecosystem। in the light of these two statements कौन सी करेक्ट है? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, सब करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। सो प्रभावी कक्षा संचार के परिणाम क्या होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, इसको एक्सप्लेन भी मैं नहीं करूंगी, डायरेक्ट आप आंसर बताओगे। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज, ऑथर्स दिए गए हैं एंड कम्युनिकेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ठीक है, सो देखो,
कम्युनिकेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट किस ऑथर ने दिया है, कम्युनिकेशन के डेफिनेशंस कौन से ऑथर ने दी है, ये भी पूछा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, बस आप नाम याद रख लीजिए। पुअर लिसनिंग बाय ऑडियंस लीड्स टू, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि वीडियोस देख रहे हैं लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा, सुन ही नहीं रहे हैं, तो याद भी कहाँ से आएगा। तो इससे क्या हो सकता है, इससे इनएक्यूरेट इन्फरेंस हो सकता है, यानी कि गलत निष्कर्ष निकल सकता है। अब आप लोग सुनोगे ही नहीं क्लास में टीचर क्या बोल रहे हैं, तो आप लोगों के मार्क्स कम आएंगे, मार्क्स कम आएंगे तो आप लोग ब्लेम करोगे अपने एजुकेटर को कि उन्होंने नहीं पढ़ाया, तो ये इनएक्यूरेट इन्फरेंस होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मास मीडिया फंक्शंस, मास मीडिया फंक्शन का एक सीक्वेंस कौन सा होता है, ये होता है पहले आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, फिर एजुकेशन, फिर एंटरटेनमेंट, देन वी हैव ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, देन सोशल इंटीग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें बिल्कुल ट्रू है। फिल्टरिंग द प्रोसेस, कि बोलना कितना बोलना है, किसी को कितनी बात बतानी है। बैरियर लेस प्रोसेस, कि कम से कम बाधा हमारे बोलने के तरीके में हो। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस या कलेक्टिव प्रोसेस। करेक्ट आंसर है सी, डी एंड ई ओनली, क्योंकि कम्युनिकेशन में हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें बैरियर्स ना आए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। फिल्टरिंग प्रोसेस भी ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ, तो कॉग्निटिव मतलब मेंटल लेवल, किसी के दिमाग में कितनी चीजें हैं, उनका मानसिक जो लेवल है, दिमाग याद रखना, ये सारी चीजें आती हैं कॉग्निटिव के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर। कोई स्टूडेंट अगर अच्छे से सुन रहा है, क्लास में पूरा दिमाग लगा करके सुन रहे हैं, तो वो अच्छा स्कोर करेंगे। उनका इंटरेस्ट है वो तभी सुनेंगे, किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जबरदस्ती बैठे हैं तो वो सुनेंगे ही नहीं, तो क्लासरूम में कम्युनिकेशन बेहतर हो ही नहीं सकता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा, 50 में से 40 प्लस। हम विश करते हैं कि डे बाय डे आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। जितना भी आपका स्कोर है आप हमें कमेंट कर दीजिए, एंड आपकी तैयारी को और बूस्ट अप करने के लिए इसी तरह की सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।